एनडीए की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा भी की गई। इसमें नीतीश कुमार ने 2025 में एनडीए के लिए 225 का टारगेट सेट कर दिया। सीएम ने एनडीए नेताओं से कहा कि लोगों के बीच सरकार के काम को बताएं। बिहार में फिलहाल हलचल है 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की, लेकिन नीतीश कुमार जुट गए हैं 2025 के चुनाव की तैयारियों में। यही वजह है कि पटना में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। सभी घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने 2025 के लिए 225 सीट जीतने का लक्ष्य सेट कर दिया। 225 के इस बार पार जाना। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे तक एनडीए का मंथन चला और इस मीटिंग में गिरिराज सिंह भी शामिल हुए, जो पिछले दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर चर्चा में थे, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी नेताओं में बयानबाजी भी हुई थी। लेकिन मीटिंग में 2025 के विधानसभा चुनाव में साफ किया गया कि अगले चुनाव में भी एनडीए नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा और नीतीश ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, जो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में। मीटिंग में नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही नेताओं को निर्देश दिया कि वो मुस्लिमों को सरकार के काम बताएं और सचेत करें कि यदि आरजेडी आया तो दंगा फसाद करेगा। एजेंडा विकास का है और विकास के एजेंडा में कहा कि अब कोई गुंडागर्दी भी नहीं करेगा, विकास भी होगा, नौकरी भी देंगे। मीटिंग में बिहार एनडीए के सभी सांसदों, विधायकों और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था और 2025 के लिए मिशन 225 का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर तक एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। एक साथ लोगों से संपर्क करेंगे और सभी स्तर पर मीटिंग होगी। मीटिंग में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता पहुंचे, लेकिन पशुपति पारस को बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं मिला था। खैर, इस बैठक ने ये साफ कर दिया है कि 2025 के लिए एनडीए का कुनबा तैयार है और टारगेट है 225 का। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एनडीए की बैठक के बाद एनडीए नेताओं ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मीटिंग में मंथन किया गया। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और 2025 में एक बार फिर विरोधी परास्त होंगे। हम सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के 2025 में एक नए रिकॉर्ड के साथ हम चुनाव जीते। कि इस बार 220 पार करना है। बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया, बिहार के अंदर जो अराजकता उत्पन्न किया है, बिहार के जो सामाजिक सौहार्द को तोड़ा है, जातीय उन्माद फैलाया है, उससे मुक्ति चाहिए। सभी दल के सर्वोच्च नेता ने अपने पार्टी के तरफ से यह आश्वासन दिया कि हम लोग प्रदेश से लेके बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं का समन्वय बनाएंगे और बंद है मुट्ठी तो लाख की। हम लोग पांचों दल मिल करके 2025 में भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। एकता के साथ रहना है और पूरे जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बेहतर प्रदर्शन करना है। 225 के इस बार पार जाना है और जो विकास विरोधी है, जो जन विरोधी है, उसके मंसूबों को चकनाचूर करना। नीतीश कुमार जी के द्वारा 2025 का टारगेट दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें 2020 पार करना है, उसके लिए संकल्पित हुए और माननीय नेता के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ना और 2020 सीट को जीतना, इसका संकल्प लिया। वहीं एनडीए की बड़ी बैठक पर जीतन राम मांझी ने कहा कि 2025 का चुनाव आने वाला है। नीतीश कुमार ने दूरदर्शिता के साथ बैठक की। नीतीश कुमार को मालूम है कि चुनाव की तैयारी किस तरह से की जाती है। 2025 में लगभग इसी समय विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐन वक्त पर तैयारी नहीं होती है। इसलिए हमारे नीतीश कुमार और सारी भविष्य दर्शता हैं और देख करके उन्होंने सब लोगों को पहले ही से कमर कस लिया है और सब लोगों को सावधान कर दिया है
इसी के लिए हम लोगों का एनडीए गठबंधन के सभी लोगों को उन्होंने बुला करके सबको अपनी अपनी बातें कह दी है कि हमें क्या करना है। एनडीए की बैठक पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कौन काम छूट गया है, इस पर चर्चा हुई। साथ ही संगठन के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा स्तर पर सम्मेलन करेंगे। बीच में एनडीए के पूरे स्वरूप को देखते हुए कहां कौन सा काम छूट गया, इस पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और संगठन के माध्यम से भी हम सभी जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं उनसे सभी जगह जाकर प्रदेश अध्यक्ष हमारे जितने पार्टी के हैं सब लोग जाएंगे, जिले में सम्मेलन करेंगे, विधानसभा स्तर पर सम्मेलन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार के द्वारा कोई काम यदि छूटा हुआ है तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पहुंचाकर उन कामों को पूरा करना है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव ने इस ऑडियो को जारी किया है। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने आईजी से लेकर डीजीपी तक को कॉल किया। पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर अपनी सुरक्षा वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी करने की मांग भी की है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक नाम जो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है वो है लॉरेंस बिश्नोई। अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है और धमकी का ऑडियो खुद पप्पू यादव ने जारी किया है। पहले आप धमकी वाला ऑडियो सुन लीजिए। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। पप्पू यादव को धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। उसने व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर हत्या की धमकी दी है। जिस नंबर से धमकी भरा कॉल आया था वो एक बिजनेस अकाउंट है जिसका नंबर है +971501338776। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने डीजीपी आलोक राज को कॉल किया और डीजीपी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। इसके बाद डीजीपी आलोक राज ने पप्पू यादव को पूरे मामले की लिखित शिकायत पूर्णिया रेंज के आईजी राकेश राठी से करने को कहा। पप्पू यादव ने आईजी राकेश राठी को लिखित शिकायत भी दी है। यहाँ तक कि पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भी लिखा है और अपनी वाई श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग भी की है। फिलहाल आईजी के निर्देश पर पूर्णिया एसएसपी पूरे मामले की जांच में जुटे हैं और पप्पू यादव के पास से धमकी का ऑडियो क्लिप मंगवाकर उसकी जांच कराई जा रही है। और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो वाई प्लस सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिकॉर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पप्पू यादव को धमकी क्यों दी गई और पप्पू यादव लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद इतने चिंतित क्यों हैं, तो आपको बताते चलें कि जेल से गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का नेटवर्क भारत ही नहीं बल्कि कनाडा, जर्मनी, अमेरिका तक फैला है। लॉरेंस गैंग ने ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई, सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी पर गोली भी चलवाई और आरोप तो ये भी है कि सलमान खान का सपोर्ट करने की वजह से ही लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। वहीं पप्पू यादव ने साफ कहा कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। जहां तक सुरक्षा की बात है तो ये सरकार का काम है। जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सबको देंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार जिस व्यक्ति को एक ट्वीट के कारण, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, जो लोग धमकी देते हैं, मैंने समय समय पर
डीजी साहब को 4 एसपी को मैंने वो बात बता दी, कह दिया। मुझे लगा इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और अब बात गिरिराज सिंह की करेंगे, जिन्होंने शब्द जिहाद का आरोप लगाया है। दिवाली को जश्न रोशनी कहने पर गिरिराज सिंह भड़क गए और साफ कहा कि हिंदुओं के पूजा पाठ में जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उन्होंने भारत के इस्लामीकरण और हिंदुओं के त्योहार से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह के आरोप पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने पलटवार किया है। सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। भारत को इस्लामिक माहौल, जब तक इस्लामिक स्टेट नहीं बनता है तब तक माहौल क्रिएट करे, चाहे किसी शैक्षणिक संस्थान में मनाया जाए, चाहे कोई सामाजिक स्तर पर मनाए, एक तरह से हिंदुओं के त्योहार के नामों के साथ छेड़छाड़ की ये कोशिश है। ताज्जुब है, अफसोस है, और उनकी जो शब्दावली है वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिलों के साथ मैं वाद विवाद नहीं कर सकता। पढ़े लिखे लोग हों तो उनके साथ, जिनको परंपरा का ख्याल नहीं हो, जिनको यहाँ के आदर्श और मूल्यों का ख्याल नहीं हो, दीपावली एक त्यौहार जैसे खूबसूरत ये गमगमाते हुए त्यौहार के ऊपर अगर एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे को दिया दे रहे हैं, और दिया का मतलब क्या है कि अंधकार से दूरी, दिया और दीपक जला करके। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा के आरजेडी में शामिल होने पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार की जनता को अच्छा संदेश दिया कि वो 2006 के पहले की सारी चीजें व्यवस्थित कर रहे हैं। वहीं स्वाभिमान यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के दंगा कराने के आरोप पर गिरिराज सिंह ने कहा कि दंगा तो तेजस्वी यादव कराना चाहते थे। जिस दिन ईंट से ईंट बजाने का बयान दिया उसी दिन अररिया में हुड़दंग मचा। बिहार की जनता को अच्छा संदेश दिया है लालू जी ने कि मैं सारे 2006 के पहले का सारा चीज व्यवस्थित कर रहा हूं, तुम लोग मेरे साथ खड़े हो जाओ। दंगा तो तेजस्वी जी कराना चाहते थे। मैं 6 दिन की यात्रा की, 17 को पहुंचा बीरपुर थाना से और 22 को खत्म किया। कहीं नहीं हुआ, क्योंकि मेरा नियत साफ था, संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे। मैंने किसी को काटने की बात नहीं की थी, हम अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। अब मैं आज भी कह रहा हूं, तेजस्वी यादव जी ने उस दिन ईंट से ईंट बजाने का कहा, उस दिन ही अररिया में हुड़दंग मचा। ये बता रहा है कि तेजस्वी जी क्या चाहते थे। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बिहार में 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। आनंद मोहन ने कहा कि बिहार में किसी तरह का कोई थर्ड फ्रंट नहीं है, एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन। प्रशांत किशोर की क्या रचना और संघर्ष है सभी जानते हैं। आंकड़ेबाजी और पैसे के खेल से राजनीति नहीं होती। बिहार में तीसरा विकल्प ना रहा है ना कभी होगा। हम तो यही कहेंगे कि जो 23 का इंतजार कीजिए, 23 का इंतजार कीजिए, होगा क्या। कोई तीसरा कौन निकलने वाला नहीं है। 2 जगह बटा हुआ है वोट, वो है एनडीए और महागठबंधन। हाँ, वो 23 को मिलेंगे हम लोग। इस तीसरे कौन वाले को पूछिए कि क्या रचना है इनका, क्या संघर्ष है इनका। आंकड़ेबाजी, आंकड़ों के खेल से राजनीति नहीं होती, इसलिए कोई तीसरा चौथा कौन हमने देखा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी पार्टियां बनी और फिर उनको या तो एनडीए में जाना पड़ा या फिर महागठबंधन में जाना पड़ा। अभी कई सालों तक यही दौर रहेगा। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम के फोन के बाद एक्शन में अधिकारी नजर आ रहे हैं। बिहार भवन के अधिकारी एम्स पहुंचे हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा से मिलने के लिए अधिकारी एम्स पहुंचे। आईसीयू में जाकर उनका हाल जाना, परिजनों से भी शारदा सिन्हा की जानकारी ली है।
आपको बता दें कि शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स में एडमिट हैं। सीएम नीतीश कुमार ने खुद बात की उनके बेटे और उनसे हालचाल जाना और साथ ही साथ अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि कोई भी इलाज में कमी ना हो और उस पर अब एक्शन लिया गया है। पद्म भूषण शारदा सिन्हा की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज लगातार जारी है। डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में ही रखने का फैसला लिया है। एम्स के निदेशक भी लगातार उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की पहल से अमेरिका के डॉक्टरों से एम्स के डॉक्टरों की बात कराई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज को लेकर सलाह ली गई। सीएम नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम ने भी शारदा सिन्हा के बेटे से बात की। साथ ही दिल्ली में बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर से बात कर समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहीं लोक गायिका शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। आपको बता दें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, पद्म भूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी एम्स दिल्ली में एडमिट हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर को इलाज की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मैंने भी उनके पुत्र से बात कर उनकी जानकारी ली है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जमुई के सिमुलतला थाना के बसंतपुर स्कूल में शिक्षकों से मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 आरोपी अभिषेक कुमार मंडल, राजेश यादव उर्फ चुटरी और अर्जुन पंडित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अभिषेक कुमार मंडल झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है, जबकि राजेश यादव और अर्जुन पंडित जमुई के रहने वाले हैं। दरअसल 22 अक्टूबर को बसंतपुर हाई स्कूल में दौड़ा-दौड़ाकर 7 शिक्षकों के साथ मारपीट की गई थी। 2 लाख रंगदारी नहीं देने पर शिक्षकों की पिटाई की गई थी, जिसके बाद शिक्षक दहशत में थे। घटना के बाद शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ स्कूल पहुंचकर शिक्षकों को सुरक्षा को लेकर भरोसा दिया था। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी आश्वासन दिया गया था। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, पटना एम्स में कल एक साथ कई सुविधाओं का शुभारंभ होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में इसका उद्घाटन करेंगे। सुबह 11:30 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा। ड्रोन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट, एनआईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। एम्स ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 लोग को ईडी ने रिमांड पर लिया है। प्रवीण चौधरी, शादाब खान रिमांड पर लिए गए। पुष्पराज बजाज को भी ईडी अपने रिमांड पर ले चुकी है। संजीव हंस और गुलाब यादव से जुड़ा ये पूरा मामला है। कोर्ट ने तीनों की 7 दिन की रिमांड दी है। अब 5 से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। अररिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है और एसपी ने बताया कि स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। फिर भी पुलिस अलर्ट मोड में है। आपको बता दें कि अररिया में बीते दिनों बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के विवादित बयान के बाद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम युवकों ने भीड़ की शक्ल में शहर में उत्पात मचाया था, जिसके बाद शहर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भीड़ की शक्ल में शहर में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले ऐसे 500 अज्ञात युवकों पर नगर थाने में केस दर्ज कराया गया था। संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर फ्लैग मार्च वगैरह किया गया है और ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है। सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं और अभी स्थिति सामान्य है और विधि व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है। और जो बीच में थोड़ा सा तनाव पैदा हुआ था, अब वो भी बहुत कम हो गया, ना के बराबर है और स्थिति एकदम सामान्य है। सोशल मीडिया जैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कुछ लोगों को हमने चिन्हित भी किया है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। सहरसा में पुराने विवाद के कारण वकील दुलार चंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के भोरा गांव के पास की है। दुलार चंद्र शर्मा सहरसा व्यवहार न्यायालय में एडवोकेट थे और वो बाइक से कोर्ट जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रंजिश के तहत मारा गया घोड़ा चौक के आसपास। जन से इस संबंध में बात किया गया है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पुराना रंजिश जमीन का विवाद है, गांव के लोगों से ही शायद घटना उसी के कारण हुआ है।
उन्हें 2 गोली लगी है और इलाज। सिवान से आपको बड़ी खबर बताते हैं। वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद के पति सुभाष चौहान से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। सुभाष चौहान बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री रह चुके हैं। उनसे फोन पर रंगदारी की मांग की गई और नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी गई। घटना के बाद पार्षद के पति ने नगर थाने में सूचना दी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए